फर्स्ट पार्ट में एनर्जी बतानी है E इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और क्योंकि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है तो n इक्वल टू क्या हो गया बेटा 3, तो ये होगा -13.6 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यानी -13.6 EV। सेकेंड पार्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये होती है बेटा -E1, तो -13.6 इंटू 3 स्क्वायर इट इज -13.6 इंटू 9 EV। ठीक है, ये आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। थर्ड पार्ट का आंसर रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट R इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय जेड, तो 0.529 ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू है यहाँ 3 एंगस्ट्रॉम। और फिर फोर्थ पार्ट में आपको बताना है डायमीटर ऑफ फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, और डायमीटर की वैल्यू होगी 2r, तो 2 इंटू 0.529 n, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 5, तो 5 स्क्वायर बाय 3 एंगस्ट्रॉम। यही इसको सॉल्व करके आप आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 से यानी ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट पर लेके जाना है, तो ये जो एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा ये होगा E3 माइनस E1, तो ये हो जाएगा बेटा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके, क्योंकि z तो आपको पता ही है, इस पार्ट का आंसर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो सिक्स्थ पार्ट है इसमें हमें बताना है पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड स्टेट की और थर्ड एक्साइटेड स्टेट की टोटल एनर्जी का रेशो। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी ये हो जाएगा, ये जो रेशो होता है ये अगर किसी एक ही स्टेट में हम लोग बात कर रहे हैं तो ये रेशो किसके बराबर होता है बेटा? यस, ये रेशो होता है 2 के बराबर। लेकिन इसमें क्या है, आपने n की वैल्यू चेंज कर रखी है, तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए n की वैल्यू क्या लगानी है 1, और टोटल एनर्जी के लिए n की वैल्यू क्या लगानी है? यस 4, n की वैल्यू लगेगी 4। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -27.2 अपॉन 1 स्क्वायर और -13.6 अपॉन 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 4 स्क्वायर यानी 32। जेड स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया है। ये सारे वैल्यूज आप अपनी मैच कर लें। इसमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन में सारे जो डेफिनेशंस हैं उनको यूज़ किया है। आपको अगर सिर्फ डेफिनेशंस याद हैं और फॉर्मूले याद हैं तो सारे क्वेश्चन सिंपल तरीके से हो जाते हैं। बोहर मॉडल में ही अब मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बता रहा हूँ बेटा, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस में ही यूज़ होगी, और वो इस तरह का टॉपिक है कि जो ज़रूरी नहीं है कि IIT JEE एडवांस में आपसे पूछे, लेकिन आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए अगर आपको स्पेक्ट्रम वगैरह को ढंग से पढ़ना है तो इसका यूज़ होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय एटम। किसी एटॉमिक सिस्टम पर अगर एनर्जी डाली जाए तो वो एब्जॉर्प्शन किस तरह से करता है, वो एब्जॉर्प्शन करता भी है कि नहीं करता है। तो देखो एनर्जी बेटा दो टाइप की होती हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं, आज इस बोर मॉडल के सेक्शन से पहले तो हम लोग उसमें पढ़ते थे कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी चाहिए हमें मिल जाएगी। लेकिन
क्वांटाइज्ड एनर्जी किस तरह की होती है, जिसमें एनर्जी की कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही होती हैं। तो टू टाइप्स ऑफ एनर्जी हमारे पास है, एक कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके एग्जाम्पल्स हैं हीट, कोलिजन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एटसेट्रा। और दूसरी एनर्जी होती है बेटा क्वांटाइज्ड एनर्जी। एनर्जी ठीक है, ये होती है एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो पॉइंट ये है कि किसी एटॉमिक सिस्टम में अगर कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी दी जाए या क्वांटाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी दी जाए तो वो उसको कैसे रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है ना। वो इसको कैसे रिस्पॉन्स करेगा, इस बात को ध्यान से हम सोचेंगे और फिर इसको समझेंगे। अगर किसी एटम को एनर्जी दी जा रही है जो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है तो ठीक है, फिर वो रिस्पॉन्स करेगा और एनर्जी लेकर उसका इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाएगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा पूरी तरह। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ इंसिडेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एटम। अगर वो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है तो energy will be absorbed and atom will be ionized। तो एटम आयोनाइज हो जाएगा। अगर आपने उसको एनर्जी सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर ही दी है, जस्ट इक्वल, तो फिर आयोनाइज होने के बाद उसमें एनर्जी बचेगी ही नहीं, यानी उसके बाद उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। लेकिन अगर आपने उसको एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा दी है, जैसे अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा कितनी होती है, तो आप बताएंगे 13.6 EV। तो अगर उसको एनर्जी 13.6 EV से के बराबर दी है तो वो आयोनाइज हो जाएगा और उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने उसको 15 EV की एनर्जी दी है तो 15 EV में से आयोनाइज होने में कितनी लगेगी, यस कितनी लगेगी, 13.6। तो फिर जो रिमेनिंग 1.4 एनर्जी है वो उस इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। रिमेनिंग एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अगर इंसिडेंट एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी से कम है, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अब हमें दो केस कंसीडर करने पड़ेंगे, एक क्वांटाइज्ड एनर्जी और दूसरा कंटिन्यूअस एनर्जी। मान लेते हैं कि हम हाइड्रोजन के सिस्टम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन के सिस्टम में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 13.6 होती है, ठीक है। आपने इसको एनर्जी दी 12 EV, तो क्या इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाएगा, नो, आयोनाइज नहीं होगा। अगर वो एनर्जी कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब उस 12 EV में से आप 0 से लेके 12 तक की एनर्जी की कोई भी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि अगर ये एनर्जी कंटिन्यूअस फॉर्म में दी जा रही है, इन दैट केस ओनली इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। कितनी एनर्जी से, जितना उसका, जितनी एनर्जी उसको एक्साइटेशन में लगेगी वो एनर्जी अगर अवेलेबल है तो
तो मान लो हम उसको 12 ईवी का इलेक्ट्रॉन 12 ईवी की कंटिन्यूस एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, और सिस्टम की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 13.6। इन दैट केस 12 ईवी में से कोई भी वैल्यू वो यूज कर सकता है और किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। लेकिन अब दूसरा केस, हमने उसको 12 ईवी एनर्जी दी, लेकिन वो एनर्जी क्वांटाइज्ड फॉर्म में दी है। इसका मतलब हमने उसको फोटोन दिए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर एक्सपोज की है। और उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सिर्फ क्या है, एनर्जी पैकेट्स, जिनमें हर एक फोटोन की एनर्जी 12 ईवी 12 ईवी 12 ईवी है। और आप जानते हैं फोटोन का इंटरेक्शन कैसा होता है, 1:1। तो अब मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आपने यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी से कम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में दी है, तो वो तभी एब्जॉर्ब होगी जब वो वैल्यू जो 12 ईवी है वो ग्राउंड स्टेट और किसी एक्साइटेड स्टेट के बीच का डिफरेंस है। मतलब अगर वो कोई एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू है तो एब्जॉर्ब होगी, और अगर एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू नहीं है तो उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने का मतलब ये नहीं है कि एटम कंपेल्ड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। ये बिल्कुल इसी तरह से मिलता जुलता है कि जैसे आप में से हर एक बच्चे के पास घर में मोबाइल होते हैं, पापा के पास मोबाइल होते हैं, और अगर हम सबके हमने किसी एक बच्चे के मोबाइल पे कॉल किया तो हमने एक पर्टिकुलर नंबर डायल किया, और उस पर्टिकुलर नंबर को डायल करने के बाद अगर हम देखें तो कॉल किस नंबर पे लगेगा, सिर्फ उस नंबर पे जिस पे हमने कॉल डायल किया है। अगर उसके आसपास हम 100 मोबाइल और रख दें तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी रेडियो वेव्स जो उस पर्टिकुलर नंबर के मोबाइल पे जा रही है तो क्या वो उन सब पे नहीं जाएगी? जाएगी। लेकिन बाकी के मोबाइल का जो सिम है वो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, बिकॉज वो बनाया गया है उस पर्टिकुलर नंबर को रिस्पॉन्स करने के लिए। यही एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये फंडामेंटली यहीं से जनरेट होती हैं कि अगर इंसिडेंट एनर्जी आप क्वांटाइज्ड फॉर्म में दे रहे हो तो क्वांटाइज्ड फॉर्म में देने पर हर फोटोन की एनर्जी इक्वल है, जो भी वैल्यू आपने दी है हर फोटोन की एनर्जी है। अगर वो एनर्जी वैल्यू एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर है किसी भी स्टेट की तो रिस्पॉन्स होगा, अदरवाइज रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो हाइड्रोजन में 1 और 2 का जो डिफरेंस है वो होता है 10.2, और 1 और 3 का जो डिफरेंस है वो होता है 12.09। तो अगर हमने 11 ईवी का फोटोन दिया है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, लेकिन अगर हमने 12.09 ईवी का फोटोन दिया है तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा? यस, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी n=3 में। और अगर हमने 10.2 का फोटोन दिया है तो कहाँ चला जाएगा? n=2 में। लेकिन अगर हमने 11 ईवी का या हमने 11.5 ईवी का फोटोन या 11.2 ईवी का फोटोन दिया है तो ये इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, फोटोन आएगा रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा विथ नो रिस्पॉन्स। यही है क्वांटम मैकेनिक्स का क्राइटेरिया। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एटम एनर्जी का एब्जॉर्प्शन तब करता है जब उसके हिसाब से क्वांटाइज्ड एनर्जी मिले, और कंटिन्यूअस तो कोई भी एनर्जी मिल जाए, उससे कम अगर एक्साइटेशन एनर्जी वैल्यूज हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर उससे कम कोई एक्साइटेशन एनर्जी वैल्यू नहीं है, सारी एनर्जी वैल्यू उससे ज़्यादा ही है, तो एक्साइट भी नहीं होगा। लेकिन अगर इंसिडेंट एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है तो वो किसी भी फॉर्म में हो फिर इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि बाहर निकलने के बाद उस पर क्वांटम के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। हाँ बच्चों, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा हाइड्रोजन बोहर मॉडल। अब बोहर मॉडल किस तरह की स्पीशी के लिए एप्लीकेबल होता है? हाइड्रोजन लाइक स्पीशी, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ही होता है।
Now we are coming an important topic known as spectrum. और हमारे सिलेबस में स्पेक्ट्रम किसका है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहा हूँ। बेसिकली स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक अरेंजमेंट स्पेक्ट्रम होता है। ये अरेंजमेंट आप किसी स्क्रीन पर बनाते हो, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा और शायद एक्सपेरिमेंट में भी देखा होगा कि अगर वाइट लाइट को एक प्रिज्म में से पास किया जाए तो आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म वाइट लाइट विल बी स्प्लिट इनटू वेरियस कलर्स। इसलिए उसको हम लोग विबग्योर भी कहते हैं। कौन कौन से कलर्स होते हैं उसमें? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो ये जो स्प्लिट वाला पैटर्न बन रहा है बेटा, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट मोर करेक्टली। बेसिकली किसी भी सोर्स से आने वाली लाइट या किसी सब्सटेंस से निकलने वाली लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं किसी स्क्रीन पर तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये जो पैटर्न होता है ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाया जाता है। स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे डेफिनेशन से रिलेटेड। लिखें, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस in terms of wavelength or frequency is known as spectrum. The instrument which is used to produce spectrum of electromagnetic radiation is known as स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिससे स्पेक्ट्रम बनाया जाता है। तो प्रिज्म भी एक तरह का एकदम सिंपल टाइप का स्पेक्ट्रोस्कोप ही है। प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट गिर रही थी लेकिन उसने उसको एक पैटर्न में स्प्लिट कर दिया और वो पैटर्न क्या है? स्पेक्ट्रम। और प्रिज्म क्या हो गया? स्पेक्ट्रोस्कोप। और ये जो साइंस है जिसमें हम लोग स्पेक्ट्रम एनालिसिस करते हैं इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्पेक्ट्रम इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। कोई भी चीज जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं या कोई चीज अगर हम अपनी आंखों से दिखाई दे पा रही है तो ऑब्वियसली वाइट लाइट के प्रेजेंस में ही दिख रही है। अगर हम किसी ऐसे कमरे में हैं जिसमें एकदम अंधेरा है, कंप्लीटली डार्क रूम, तो क्या उसमें हमें कोई चीज दिखाई देगी? नहीं, बिकॉज आवर आईज आर केपेबल ऑफ व्यूइंग ओनली वाइट लाइट और ओनली विजिबल लाइट। हमारी आंखें इंफ्रारेड, यूवी, इन सब लाइट को देख नहीं सकती है। ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारी जो आंखें हैं वो नॉर्मल लाइट और उसके कलर्स जो होते हैं डिफरेंट, उनको एनालाइज कर सकती है। अब ये समझें कि स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। तो होता क्या है कि किसी भी मीडियम में अगर लाइट जाती है तो लाइट की वेवलेंथ का डेविएशन होता है और ये डेविएशन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसमें जो बेंडिंग यानी डेविएशन होगा उसके पाथ में वो वेवलेंथ डिपेंडेंट होगा। तो अलग अलग वेवलेंथ का डेविएशन अलग अलग होता है और अगर डेविएशन अलग अलग होता है तो आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म वो सारी वेवलेंथ स्प्लिट हो जाती हैं अपने एंगल ऑफ डेविएशन के टर्म्स में, तो स्पेक्ट्रम बन जाता है। ये सब चीज़ें बेटा फिजिक्स के सिलेबस का पार्ट है। हम लोग इसको सिंपल तरीके से ये मान सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम लोग अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो एक प्रकार से स्पेक्ट्रम ही है।
क्यों? क्योंकि उससे वाइट लाइट ही तो हमें दिखाई दे रही है, वाइट लाइट का पैटर्न ही तो दिख रहा है। सोचें ध्यान से, आपने कभी कभी देखा हो बारिश के सीजन में अचानक से आसमान में रेनबो दिखाई देता है, तो रेनबो क्या इस तरह की जो लाइट है, क्या वो आसमान में क्रिएट हो रही है? नहीं, आसमान में लाइट पहले से ही है। कौन सी? वाइट लाइट। लेकिन वो नेचुरल वे में स्प्लिट हो जाती है। कैसे स्प्लिट हो जाती है? वाटर ड्रॉपलेट्स के में से पास होने के बाद वो स्प्लिट होती है। तो ये जो वाइट लाइट स्प्लिट हो रही है बेटा, ये स्प्लिटिंग के बाद स्पेक्ट्रम के फॉर्म में हमें दिखती है। इसी तरह से कोई सब्सटेंस अगर आपको किसी कलर का दिखाई दे रहा है, जैसे मेरी टी शर्ट पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये येलो कलर की दिख रही है, इसका क्या मतलब है? इसके अंदर कोई येलो कलर का बल्ब लगा हुआ है? नो, इसके अंदर कोई बल्ब नहीं है। ये क्या है कि जब इस पर वाइट लाइट गिरती है तो ये क्या करता है, कुछ वेवलेंथ जो दूसरे कलर्स की हैं वो अपने अंदर रख लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो येलो कलर के फोटॉन्स हैं सिर्फ उन्हीं को एमिट करता है, बाकी सारे फोटॉन अपने अंदर रख लेता है। इसलिए ये आपको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? येलो कलर। तो ऐसे ही ब्लू कलर है, रेड कलर है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की स्टोरी है। कलर का दिखना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन केमिस्ट्री के कोर्स में आप और आगे एडवांस स्टडी करके आप स्पेक्ट्रम को एनालाइज कर सकते हैं कि अलग अलग कलर कैसे दिखते हैं, क्या उनका लॉजिक है। ये सब चीज़ें अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू पॉसिबल हो गई है। लेकिन हमारे सिलेबस में इतना हाई लेवल पर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है। हमारे सिलेबस में स्पेक्ट्रम के इन शॉर्ट डिस्कशंस हैं, और साथ में हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम हमारे सिलेबस में है। तो ये अभी मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन। अब क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन बेटा दो तरीके से होता है। ए, टू वेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। स्पेक्ट्रम के ओरिजिन के बेस पर हम स्पेक्ट्रम को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम, और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन आपको क्लियरली खुद ही समझ में आ रहा होगा। अगर हम किसी लाइट का स्पेक्ट्रम देख रहे हैं और वो लाइट किसी सोर्स से एमिट हो रही है तो उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। सोर्स से निकलने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted from a source is known as emission spectrum। एग्जाम्पल के तौर पर सन की लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, जिसको हम लोग व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम बोलते हैं, वो एमिशन स्पेक्ट्रम है। सन को कोई लाइट दे थोड़ी रहा है, सन के अंदर से लाइट निकल रही है। आप घर में एलईडी बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, कोई भी लाइट का सोर्स जब आप ऑन करते हैं तो उसमें से लाइट निकलती है। जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में से वाइट लाइट निकल रही है, तो क्या ट्यूबलाइट के अंदर लाइट जा रही है? नहीं, ट्यूबलाइट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है और लाइट बाहर निकल रही है। तो वो लाइट का एक सोर्स है, और इसलिए अगर आप उसके अंदर से निकलने वाली लाइट के पैटर्न को स्टडी करेंगे तो वो होगा एमिशन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आई? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज नॉट द सोर्स, इज नॉट द स्पेक्ट्रम ऑफ सोर्स। जब सोर्स से निकलने वाली लाइट किसी दूसरे सब्सटेंस पर पड़ती है विच इज नॉट अ सोर्स इटसेल्फ, तो उस लाइट के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं क्योंकि जिस कमरे में मैं खड़ा हुआ हूं वहां पे लाइट है। अगर इसको कंप्लीटली डार्क बना दिया जाए तो मैं आपको नहीं दिखाई दूंगा। कोई भी चीज जो हमें दिखाई दे रही है, जो सोर्स नहीं है, उसके दिखाई देने के पीछे ही जो लॉजिक है या जो क्राइटेरिया है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना? गार्डन में गए, आपने रोज का रेड कलर देखा, तो वो जो कलर दिख रहा है वो कलर भी आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में आप देख रहे हैं।
अगर आप लाइट बंद कर देंगे, सनलाइट बंद कर देंगे, रात को देखेंगे तो वो रोज आपको दिखाई नहीं देगा। Absorption spectrum is the spectrum of substance which are glowing in presence of some source। तो ये सोर्स की लाइट का स्पेक्ट्रम नहीं है, ये किसकी लाइट का स्पेक्ट्रम है? जो सोर्स के प्रेजेंस में चमक रहा है, जिसके ऊपर सोर्स की लाइट गिर रही है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? सोर्स की लाइट का स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? सोर्स के हेल्प से जो सब्सटेंसेस या जो कलर या जो लाइट हमें दिखाई दे रही है किसी दूसरे सब्सटेंस से आने वाली, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जितने भी कलर्स हमें चारों तरफ दिखते हैं उन सब के पीछे जो लॉजिक है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ही है। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सेकंड क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के ऊपर बेस्ड दो टाइप के बेटा, नेचर कैसा स्पेक्ट्रम दिख रहा है उसका नेचर कैसा है, दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में जितनी भी वेवलेंथ हैं जब वो चेंज हो रही हैं तो उनके बीच में लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती है। कंटिन्यूअसली वेवलेंथ चेंज होती रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमने एक स्क्रीन बनाई और इस स्क्रीन में यहाँ पे मान लो रेड कलर है, उसके बाद ऑरेंज कलर है, उसके बाद येलो कलर है, उसके बाद ग्रीन कलर है एंड सो ऑन। तो ये कलर चेंज हो रहे हैं और इन सारे कलर्स के बीच में क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है। रेड चेंज होके ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन किस पॉइंट पर ये कन्वर्ट हो रहा है ये आपको डिमार्केशन दिखाई नहीं देगा। एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज रेनबो। जब आप रेनबो को देखते हैं तो उसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होता है। इसी तरह से जब आप वाइट लाइट के प्रिज्म से पास होने के बाद स्पेक्ट्रम को एनालाइज करते हैं तो उसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होता है। ये होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इन विच नो लाइन ऑफ डिमार्केशन इज प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट कलर्स। ये बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्पेक्ट्रम में आता है। इन सब की डिटेल स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं है, डेफिनेशंस हमारे सिलेबस में है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दो टाइप के फर्दर होते हैं बेटा। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम और एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम में लाइंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आर प्रेजेंट। कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ प्रेजेंट होती हैं और हर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन बनती है। तो डिफरेंट वेवलेंथ का कलेक्शन लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, इस तरह से लाइन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ different lines representing different wavelength of electromagnetic radiation। इन सबका एक ऑर्डर होता है बेटा, ठीक है ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर वो यहाँ रहता है वेवलेंथ में। इसके बाद एक आता है बैंड स्पेक्ट्रम। तो बैंड स्पेक्ट्रम में सम बैंड्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट। बैंड स्पेक्ट्रम इस तरह का, बैंड का मतलब हिंदी में आप जानते ही हो, पट्टी। तो आपको ये एक बैंड मिल गया, इसकी सारी वेवलेंथ मिल जाएंगी। इसी तरह से दूसरा बैंड मिल गया, इसकी सारी वेवलेंथ मिल जाएंगी। इसी तरह से थर्ड बैंड मिल गया, इसकी वेवलेंथ मिल जाएंगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ ये लैम्डा 1 से लैम्डा 2 तक सारी वेवलेंथ हैं, लेकिन लैम्डा 2 से लैम्डा 3 तक वेवलेंथ एब्सेंट है। इसी तरह से लैम्डा 3 से लैम्डा 4 ये सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है। तो इस तरह के बेटा पैटर्न होते हैं लाइट के, इनको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम।
तो डिस्क्रीट में क्या हुआ, डिस्क्रीट यानी डिसकंटिन्यूअस पैटर्न, जिसमें दो टाइप के पैटर्न हैं, एक लाइन स्पेक्ट्रम और एक बैंड स्पेक्ट्रम, और दूसरा टाइप का होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जिसमें नो लाइन ऑफ डिमार्केशन। हमारे सिलेबस में डिटेल में स्पेक्ट्रम का सिंपलेस्ट केस है और वो है लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं। ये हमारे सिलेबस में इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम ही है। अब एक बात मुझे सोच के बताओ, एक्सरे का नाम सुना है आपने? एक्सरे जो होती है, एक्सरे का एक फोटोग्राफ हमें मिलता है, उस फोटोग्राफ में जो दिखाई दे रहा है वो स्पेक्ट्रम ही तो है। उस एक्सरे के फोटोग्राफ को कहते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। उसका जो नेम है, जो टेक्निकल नेम है स्पेक्ट्रम के सेंस में, वो है स्पेक्ट्रोग्राफ, और वो एक स्पेक्ट्रम है। क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सा स्पेक्ट्रम है, एमिशन या एब्जॉर्प्शन? सोच लिए, द करेक्ट आंसर इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्सरे, अगर किसी व्यक्ति ने, किसी पेशेंट ने अपना एक्सरे करवाया है तो क्या उसकी बॉडी से एक्सरे निकल रही हैं? नहीं, वो एक मशीन के सामने खड़ा होता है और उस मशीन में से एक्सरे निकल के उसकी बॉडी से ट्रांसमिट होके और बॉडी के पीछे किसी मशीन पर जाती है। उस मशीन पर, उस फोटोग्राफ पर उसका पैटर्न बनता है। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप फोटोग्राफ्स देखते हैं, आजकल फोटोग्राफ खींचना बड़ा आसान हो गया है मोबाइल के हेल्प से, तो आप फोटोज जो देखते हैं वो भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ही है। क्यों? क्योंकि उसमें भी जिन चीज़ों की फ़ोटो आप देख रहे हैं उनमें से लाइट नहीं निकल रही। आपने अपने फ्रेंड के साथ फ़ोटो ली, सेल्फी ली, तो वहाँ पे लाइट ऑलरेडी है, तभी तो आप अपनी फ़ोटो देख पा रहे हो। अगर उस कमरे में लाइट नहीं होगी या जहाँ आप फोटोग्राफी खींच रहे हैं वहाँ लाइट ज़ीरो है, तो फिर आप उस केस में फ़ोटो कैमरे से नहीं खींच पाएंगे। तो ये बेटा स्पेक्ट्रम का बेसिक डिस्कशन है। इस डिस्कशन में हमने ये पढ़ा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, टू वेज ऑफ क्लासिफिकेशन, ओरिजिन के बेस पर एमिशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन, एंड नेचर के बेस पर कंटिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम को डिटेल में। लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बेटा एक छोटी सी बात और मैं बताऊंगा। द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स इन द गैस फेज डू नॉट शो अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, रादर दे एमिट लाइट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ विथ डार्क स्पेस बिटवीन देम। मतलब अगर हम किसी एटम से निकलने वाले लाइन स्पेक्ट्रम को या एटम से निकलने वाले स्पेक्ट्रम को एनालाइज करते हैं तो उस स्पेक्ट्रम का नेचर इस तरह का होता है कि उसमें बैंड्स या कंटिन्यूम नहीं होता, उसमें स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइंस ही होती हैं। से λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 एटसेट्रा। और इन स्पेक्ट्रम को इसलिए हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, और लाइन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी है, क्योंकि ये एटम्स के ही स्पेक्ट्रम में ऐसा होता है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा इज द प्लूरल वर्ड ऑफ स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रा मीन्स कई सारे एटम्स के लिए हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। ईच एलिमेंट हैज द यूनिक स्पेक्ट्रम विच आर यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अननोन एटम। हर एलिमेंट का एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है क्योंकि उसके एलिमेंट का नेचर अलग होता है। जैसे आपने सुना होगा फिंगरप्रिंट, हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट, या और प्रिसाइजली जाएं तो डीएनए में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो डीएनए में जो डिफरेंसेस होते हैं तो आप उसको एनालाइज करके ये पता लगा सकते हो कि व्यक्ति कौन सा है, अगर आपके पास पहले से ही रिकॉर्ड है तो आप क्या करते हो, सारे एलिमेंट्स जितने भी अपने पास हैं उन सब का आपके पास ये रिकॉर्ड रहता है। रिकॉर्ड मतलब स्पेक्ट्रम पहले से बना हुआ है। अब कहीं से कोई नया एलिमेंट मिला और आपको पता लगाना है कि वो एलिमेंट कौन सा है 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आप क्या करते हो, उस नए एलिमेंट्स में जो हमें एलिमेंट विच इज़ फाउंड आउट, उससे निकलने वाले स्पेक्ट्रम की लाइंस को उससे मैच कराते हो। जिस एलिमेंट से वो स्ट्रिक्टली
100% मैच कर जाती हैं, वही एलिमेंट वो होता है जिससे हमने उसको मैच कराया। तो ये केमिकल एनालिसिस होती है। नेचर में कई सारे एलिमेंट्स हमें अलग अलग जगह पता चले हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही हम आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे हमें कैसे पता चला कि सन में हीलियम है? क्या कोई सन तक पहुंच पाया है, या वहां सन पे जाके वहां से कुछ निकाल के लाया हो कि भैया देखो इसमें क्या एनालिसिस है? नहीं, सन से जो लाइट निकल रही है उसमें हीलियम का स्पेक्ट्रम है, और इसलिए हमें पता चला कि सन में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? हीलियम। ये सब जो एनालिसिस है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूजफुल एनालिसिस है। आज की डेट में किसी भी एलिमेंट को, किसी अननोन कंपाउंड को डिटेक्ट करने के जो तरीके हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे स्पेक्ट्रम एनालिसिस के ही तरीके हैं, और उसी के हेल्प से हम लोग ये एनालिसिस कर पाते हैं। इनफैक्ट मैंने अभी आपको बताया भी था कि मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। अभी मैंने बोला था एक्सरे स्पेक्ट्रम एनालिसिस। डॉक्टर को पता है कि अगर एक हेल्दी ह्यूमन है तो उसका स्पेक्ट्रम, उसका एक्सरे कैसे दिखेगा, उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो जानता है उसको रीड करना। हम नहीं जानते एक्सरे कैसे रीड किया जाएगा। जो व्यक्ति इसमें एक्सपर्टीज़ है वो जानता है कि कैसे रीड करेंगे, उस स्पेक्ट्रम को पढ़ना होता है, डॉक्टर पढ़ लेता है। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा एमआरआई। आज की डेट में एमआरआई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिकल टूल है जिससे बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर कोई ट्यूमर है या कोई बीमारी है या कोई डिजीज़ पैदा हुई है उसका पता हमें चल जाता है। तो ये सब जो टेक्निक्स हैं आज की डेट में बहुत एडवांस टेक्निक्स हैं, और ये सब स्पेक्ट्रम एनालिसिस से ही पॉसिबल हुई है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप स्पेक्ट्रम एनालिसिस वगैरह ये पढ़ लें और बोर मॉडल के सारे फॉर्मूले बेटा याद कर लें, वो ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। ओके।